Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. Today we will start our new lecture, that is polymerase chain reaction. And first we should move ahead. We will look into the recap. In the previous lectures, like in the last week, what we have done, insight of genomics and insight of proteomics. इंसेट ऑफ प्रोटियोमिक्स में हमने ATGCs को देखा था, दैट इज़ 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ DNA मॉलिक्यूल. ठीक है, इनकी कॉम्पोजिशन, इनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था. देन वी हैव ऑल्सो स्टडीड कॉम्पोजिशन कि ATGCs के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल स्ट्रैंड्स होते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन कैसे होती है. ठीक है, एंड देन वी हैव स्टडीड बैकबोन विच इज़ फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज 5 शुगर कार्बन्स. ठीक है, तो उस इन दो ग्रुप से क्या होता है, बैकबोन बनती है ऑफ DNA मॉलिक्यूल, जिसमें ATGCs फिक्स होते हैं. ठीक है, और वो डैमेज नहीं होने देता बैकबोन, ऑब्वियसली जस्ट लाइक आवर बैकबोन. इसी तरह से हमने DNA साइजेस को देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साइजेस जो है वो वेरिएशन है उनमें, और जितना स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज़म होगा उसका जीनोम साइज़ भी उतना ही स्मॉलेस्ट होगा. जैसे कि हमने देखा था कि वायरसेस आर द मोस्ट स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज़म एज वेल एज द बैक्टीरिया सेल्स. ओके, इसी तरह से जो मोस्ट जिनके साइजेस DNA मॉलिक्यूल के साइजेस ज़्यादा बिगर हैं, दैट आर ह्यूमंस और मैमल्स में जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें उनके साइजेस बिलियन ट्रिलियन ऑफ बेस पेयर्स पर जो है वो साइजेस इंक्लूड होता है. और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि DNA मॉलिक्यूल जो होता है वो एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि वो पीसेस में होता है. ठीक है, जैसे कि हमने क्रोमोसोम्स की बात की थी, देयर आर 23 क्रोमोसोम्स जो पीसेस में अवेलेबल होते हैं. जस्ट लाइक 23 क्रोमोसोम्स जो है वो पीसेस हैं, एंड देयर आर ऑन दीज क्रोमोसोम्स देयर आर मल्टीपल जीन्स. ठीक है, तो वो पीसेस में आपके पास DNA मॉलिक्यूल्स हैं, और उसमें जो जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस होती हैं, और वो कोडिंग रीजन्स होते हैं जो लाइक फर्दर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, हमने इसको काफ़ी डिटेल स्टडी किया है इन जीनोमिक्स. ओके, जो इनसाइट ऑफ प्रोटियोमिक्स है, जस्ट लाइक जीनोमिक्स जो है वो DNA और RNA मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम कहते हैं, और जो प्रोटियोमिक्स है इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि प्रोटीन से रेलिवेंट कुछ इसमें हम स्टडी करते हैं. जैसे कि हमने प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन देखा था. प्रोटीन्स जो है हमने मैसेंजर RNA से हमने ट्रांसलेट किया था इनटू प्रोटीन. ठीक है, उनके RNA के सीक्वेंस से हमने प्रोटीन को ट्रांसलेट किया था, और उसके लिए एक चार्ट था जिसको हमने यूज़ करते हुए हमने क्या किया था कि प्रोटीन्स को डिफ़ाइन किया था, उनके ट्रिपलेट कोडॉन्स पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी फ्रॉम द मैसेंजर RNA सीक्वेंस. इसी तरह से पैलेंड्रोम के बारे में पढ़ा था कि पैलेंड्रोम जो होता है कि एक सीक्वेंस है वो आइडेंटिकल है. अगर उसको आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक वर्ड है और आप उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ते हो तो वो आइडेंटिकल होता है, सेम होता है. ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी मतलब जो इसका ये पैलेंड्रोम फीचर अगर DNA मॉलिक्यूल में होता है तो इसकी भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट इसका इम्पैक्ट होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को स्टडी किया था, जिसमें 20 नॉन अमाइनो एसिड्स हैं, और टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं असेंशियल, नॉन असेंशियल और कंडीशनली असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि हम उसको फूड ग्रुप से हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, या उनको फूड ग्रुप से हम लेते हैं. और कुछ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है. ठीक है, इसी तरह से हमने ऑपरेटिंग फ्रेम्स को जो है डिटेल्स हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में भी स्टडी किया था कि ऑपरेटिंग फ्रेम होते क्या है. दीज आर द कोडिंग रीजन्स जिसको हम 6 फ्रेम्स बनाते हैं, और उनमें से हम फंक्शनल ऑपरेटिंग फ्रेम जो होते हैं फंक्शनल रीजन्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं. तो ये था ऑल अबाउट रीकैप ऑफ इनसाइट ऑफ जीनोमिक्स एंड इनसाइट ऑफ प्रोटियोमिक्स. वंस अगेन आई शुड टेल यू, जीनोमिक्स जो होता है वो DNA मॉलिक्यूल्स की स्टडी को कह रहे होते हैं जो बिफोर ट्रांसलेशन होता है, और इसी तरह से जो प्रोटियोमिक्स की स्टडी प्रोटियोमिक्स में हम प्रोटीन्स की स्टडी को कर रहे होते हैं. ओके, आज का जो कंटेंट है PCR है. PCR इज़ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन.
और इसमें ये कुछ टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। व्हाट इज़ पीसीआर, पीसीआर क्या है उसको देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ पीसीआर, कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर, प्रिंसिपल्स ऑफ पीसीआर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या उसमें स्टेप्स जो हैं, और क्या प्रोडक्ट्स और केमिकल मटेरियल जो यूज़ हो रहा है पीसीआर में, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, पीसीआर प्रोग्राम क्या है, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पीसीआर क्या है, और फिर हम इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द बायोलॉजर्स, कि बायोलॉजर्स क्या है उनके लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स को यूज़ करना बहुत आसान है। जैसे कि वेट लैब में देयर इज़ जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हम जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स में जो हम क्या कर रहे होते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स यूज़ करते हुए और एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं। डेटा मीन्स के बायोलॉजिकल डेटा जो जैसे कि आपको पता है कि NCBI पर बहुत सारा जो मॉलिक्यूलर डेटा है वो अवेलेबल है। प्रोटीन्स को स्टडी करना है, जीन्स को स्टडी करना है, आपने कैंसर जीनोम जीन्स को स्टडी करना है, किसी भी डिज़ीज़ को स्टडी करना है, तो वो सारा जो डेटा है वो आपको NCBI पर अवेलेबल है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस लेवल की स्टडी करना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी हमने स्टार्ट किया था वैक्सीनोलॉजी, तो हमने SARS-CoV-2 के जो थे मॉलिक्यूलर लेवल पर उसको हम स्टडी कर रहे थे और उसको एज अ वर्क कर रहे थे, वैक्सीन बनाने जा रहे थे। तो हम उसके लिए जो जिनोम था उसका जितना भी डेटा सेटअप था वो हमने NCBI से फेच किया था। ओके, अब हम देखते हैं कि पीसीआर होता है क्या। पीसीआर इज़ बेसिकली एक टेक्निक है जो कि बहुत ही यूज़फुल है, और इस टेक्निक का क्या फ़ायदा होता है वो हम देखते हैं कि पीसीआर इज़ अ टेक्निक दैट टेक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA मॉलिक्यूल। ठीक है, DNA ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हम उसका मॉलिक्यूल ले लेते हैं और उसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मीन्स कि एक स्ट्रैंड से हम मतलब जो DNA डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है उससे हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे, एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, इट एम्पलीफाइज इट टू बी यूज फॉर फर्दर टेस्टिंग, मतलब उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि DNA स्ट्रैंड्स को लिया और उसको एम्पलीफाई किया, मीन्स हमने उसकी डिफरेंट कॉपीज़ बना ली, और कॉपीज़ बनाकर हमने उसको फर्दर जो भी हमने इस पर टेस्टिंग करनी है, एनालाइज करना है, तो हम उस तरीके से कर सकते हैं। इन विट्रो टेक्निक, आज हम जो टेक्निक देखेंगे वो हम इन विट्रो टेक्निक देखेंगे। इन विट्रो मीन्स कि सेल के अंदर, इन विवो मीन्स सिलिको मीन सेल के बाहर। ठीक है, तो पीसीआर इज़ अ टेक्निक, उस टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल कॉपीज़ बना रहे हैं DNA मॉलिक्यूल की। ठीक है, और इसको हम डिटेल जो है फर्दर स्टडी करेंगे पीसीआर कैसे वर्क करता है और उसकी क्या एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में यहाँ पर मैं आपको बता ही देती हूँ कि जो पीसीआर टेक्निक है उसमें हमने जो कॉपीज़ हम क्यों बना रहे होते हैं, कॉपीज़ बेसिकली हम इसलिए बना रहे होते हैं कि जो एक DNA मॉलिक्यूल है उसको हम अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम अगर स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो उसका बैंड अगर हम ग्राफिकल व्यू में उसको देखें तो वो नज़र ही शायद ना आए। ठीक है, तो हम इस रीज़न की वजह से क्या करते हैं कि हम मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं ताकि हम उसको डिटेल स्टडी कर सकें। और जैसे कि हमने क्या, अगर एग्ज़ाम्पल है एक DNA मॉलिक्यूल है जो हम उसको स्टडी करना चाह रहे हैं फ्रॉम प्लांट। ठीक है, एक प्लांट है जिसको हमने कंप्लीट स्टडी करना है, तो उसमें देखना है कि हमें क्या करते हैं कि जो प्लांट है उसके लीव्स में कौन सी प्रोटीन्स हैं, उसकी रूट्स के लिए कौन सी प्रोटीन्स हैं। तो इस तरह से अगर हम हर जगह से उसका DNA एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे तो वो तो हम प्लांट को ही जो है एक्चुअल में किल कर रहे हैं। तो इस वजह से हम एक जगह से हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं DNA मॉलिक्यूल, एंड देन वी स्टार्ट स्टडी आफ्टर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़। ठीक है, ये है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पीसीआर। हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि पीसीआर कब कैसे और डेवलप हुआ था, और इसका हम ज़रा डिटेल स्टडी करते हैं। 1983 में क्या हुआ था कि डॉक्टर कैरी मुलिस इन्होंने डेवलप की थी पीसीआर टेक्निक। 1985 में इन्होंने पब्लिकेशन की थी ऑफ पीसीआर बाय सीटस कॉर्पोरेशन अपीयर्स इन साइंस। 1986 में इन्होंने एक टैग पॉलीमरेज को यूज़ किया था जिसको इन्होंने पीसीआर में इस्तेमाल किया था। ठीक है, 1985 में उन्होंने मतलब
जो उनकी पब्लिकेशन थी वो वर्ल्ड में रिनाउंड हो गई थी 1986 में, जो उन्होंने प्योरीफाइड टैग पॉलीमरेज था उसको यूज़ किया। टैग पॉलीमरेज बेसिकली क्या करेगा, जब क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जब 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें उसकी जब कॉपी बन रही होती है तो कॉपी में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ATGCs DNTPs उनको स्टिच करने में हेल्प आउट करता है। हम जब इसके स्टेप्स को देखेंगे तो तब आपको टैग पॉलीमरेज की जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। प्योरीफाइड टैग पॉलीमरेज इज फर्स्ट यूज इन PCR इन 1986। 1988 में परकन एलिमर इंट्रोड्यूसेस द ऑटोमेटेड थर्मल साइकिल। ये एक मशीन है, थर्मल साइकिल, थर्मल से मीन्स के हीट टेम्परेचर दिया जाता है और डिफरेंट जो मल्टीपल साइकिल्स होते हैं उसमें मतलब जो साइकिल होता है वो प्रोग्राम होता है, ठीक है। जब इसके स्टेप्स देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर राइज किया जाता है, टेम्परेचर कूल डाउन किया जाता है, फिर अगेन जो है टेम्परेचर राइज किया जाता है फॉर द PCR स्टेप परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर 1989 में साइंस डिक्लेयर्स टैग पॉलीमरेज मॉलिक्यूलर ऑफ द ईयर। तो टैग पॉलीमरेज का इतना फ़ायदा हुआ जिसको 1989 में उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑफ द ईयर कहा। टैग पॉलीमरेज बेसिकली एक बैक्टीरिया है जिसमें से उन्होंने एक पॉलीमरेज जिसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था फॉर स्टिचिंग द DNTPs जो ATGCs DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ATGCs बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिससे हमारा एक DNA स्ट्रैंड जो बनता है, उसके रिपीटेड सीक्वेंसेस, ATGCs के रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, उनको स्टिच करने में टैग पॉलीमरेज यूज़ किया गया था। क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है, ये हम खुद से प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, कॉपीज़ बना रहे हैं। जैसे कि सेल के अंदर रेप्लिकेशन हो रही होती है, सेल की कॉपीज़ बनती है उसकी ट्रांसलेशन होती है, अगेन सेल की कॉपीज़ बनती है, रेप्लिकेशन हो रही होती है। इसी तरह से जो हम PCR में करते हैं वो भी हम कॉपीज़ बनाते हैं, रेप्लिकेट कर रहे होते हैं उसको, और जब रेप्लिकेट होता है तो हमें ATGCs सेल के अंदर से तो नहीं मिल रहे हैं, हमने ख़ुद से उनको DNTPs की फॉर्म में उनको देना है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स हो, जिसे हम ब्रिक्स भी कह सकते हैं, एक दीवार बनाने की ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, तो हमारी जो DNA स्ट्रैंड है वो एक स्ट्रैंड है जिसमें से वो जब डीनेचर होता है, डीनेचर मीन्स के सेपरेट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन में, जैसे आपको आइडिया होगा कि जो DNA स्ट्रैंड है वो 2 स्ट्रैंड्स में अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसेस होगा कि 2 स्ट्रैंड्स को अलग करेंगे और फिर उन्हीं स्ट्रैंड्स पर हम उसकी रेप्लिकेशन करवाएंगे, ठीक है। और उसमें फिर जो टैग पॉलीमरेज है वो DNA स्ट्रैंड्स को स्टिच करता है, ठीक है, आपस में जोड़ता है। ओके 1990 में क्या हुआ था कि एम्प्लीफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस यूजिंग अ फ्लोरेसेंट DNA बाइंडिंग डाई। अच्छा, 1990 में जो एम्प्लीफिकेशन हुई थी, एम्प्लीफिकेशन अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो हम कॉपीज़ बना रहे हैं एक सीक्वेंस से DNA मॉलिक्यूल की, हम मल्टीपल कॉपीज़ बना रहे हैं, हम उसकी एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। और डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस जो हमने अब जब हमने सीक्वेंस जो है PCR के अंदर जो है मशीन में डाल दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि DNA का ये कौन सा DNA है और उसके स्ट्रैंड्स कौन से हैं और उसके DNTPs लाइक ATGCs कौन से। तो उसकी डिटेक्शन के लिए DNA सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए कि इस PCR में हमें नज़र आए कि इसकी कितनी जो है कॉपीज़ बन गई हैं, और हम उसको व्यू करने के लिए फ्लोरेसेंट DNA बाइंडिंग डाई वाज यूज, ठीक है, जो कि फर्दर ऑन लेइंग द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर रियल टाइम। जो फ्यूचर का रियल टाइम उस टाइम पर था, रियल टाइम को हम अगले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ रियल टाइम PCR। तो हमें पता चलेगा कि फ्लोरेसेंट DNA बाइंडिंग डाई को यूज़ किया गया था ताकि पता चले कि PCR के स्टेप्स में जो PCR का रिज़ल्ट आता है उसमें फ्लोरेसेंट डाई जो है वो हेल्पफुल होता है कि जो है DNA की कॉपीज़ बन रही हैं तो हम उसको व्यू कर सकते हैं। 1991 में RT-PCR इज़ डेवलप्ड यूजिंग अ सिंगल थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज फैसिलिटेटिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर RNA वायरसेस। जैसे कि आपको पता है कि हम जो आजकल की सिचुएशन है उसमें हम DNA टेस्ट करते हैं और हम डायग्नोस कर रहे होते हैं कि उसमें RNA वायरस जो है
वो डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उससे हमें पता चलता है कि वो जो पर्सन है वो पॉजिटिव वायरस है या नेगेटिव है। जैसे कि SARS-CoV-2 का टेस्ट आपको पता ही है कि हम करते हैं और उसे हमें डायग्नोज करते हैं कि इसके अंदर इस पर्सन के अंदर जो है SARS-CoV-2 का वायरस जो RNA वायरस है वो है या नहीं है। तो उससे हम उससे पॉजिटिव या नेगेटिव कह सकते हैं। तो इट वाज रियली हेल्पफुल इन दिस फॉर दिस पर्पस। ठीक है। 1993 में क्या हुआ था, डॉक्टर कैरी मुलर शेयर्स नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री फॉर कंसीविंग PCR टेक्नोलॉजी। अब आपको इससे काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि PCR की एक ऐसी टेक्निक थी, टेक्नोलॉजी यूज़ की थी इन्होंने, जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दैट मीन्स कि एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था। ठीक है। इसके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, पर्पसेस हैं, जैसे कि वायरसेस को डिटेक्ट करना वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, कोई सोच भी नहीं सकता था, बट दे हैव लाइक इन्होंने इसको पॉसिबल किया था। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ PCR में हम देखते हैं कि पर्पस PCR का क्या है वो देखेंगे। फिर कंडीशन कैसी होती है PCR के, जो टेक्निक हम यूज़ करें तो एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें PCR में क्या कंडीशन होती है उसको हम स्टडी करेंगे। फिर हम कंपोनेंट्स को देखेंगे, कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं PCR के स्टेप्स में। अच्छा, पर्पस क्या है जी, एम्पलीफाई करना है किसको, डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल को हमने करना है। वो एक फ्रेगमेंट होगा कोई, हमने पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है पूरे का पूरा जीनोम हमने कॉपी नहीं करना है। इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कॉपी द होल जीनोम, बट स्टिल इट्स पॉसिबल, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है। DNA मॉलिक्यूल का एक स्मॉल फ्रेगमेंट हमने एम्पलीफाई करना है, उसकी कॉपीज़ बनानी है विद द सेम आइडेंटिकल साइज, सेम साइज़ होगा, सेम सीक्वेंसेस होंगे बाय एंजाइमेटिक मेथड एंड साइक्लिक कंडीशन। अब यहाँ पे एंजाइमेटिक मेथड जो एंजाइम यूज़ करना है वो हमारा टैग पॉलीमरेज है, एंड साइक्लिंग कंडीशन मतलब हमने उसको 3 साइकिल में डिवाइड करना है और उसमें हमने उसको उसमें टेम्परेचर देना है। टेम्परेचर जो होगा वो राइज़ होगा, कूल डाउन होगा, इस तरह से हम फिर टेम्परेचर देंगे साइक्लिक कंडीशन में। अच्छा, ये है एक्चुअल जो PCR के स्टेप्स हैं। ठीक है। व्हाट इज़ PCR? स्टेप 1, डीनेचुरेशन। हमारे पास जो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है इसको हमने डीनेचर करना है, मतलब इसकी एक्चुअल जो नेचुरल कंडीशन थी वो डबल स्ट्रैंडेड थी, हमने इसको डीनेचर करना है। मीन्स कि हम इसको ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, मतलब अलग अलग 2 स्ट्रैंड में अलग कर रहे हैं। ठीक है, लाइक 2 RNAs। तो अब इसको 1 मिनट तक आपने क्या करना है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर देना है, तो तब जाकर ये डीनेचर होगा। ठीक है। डीनेचुरेशन के बाद सेकंड स्टेप आता है अनीलिंग। ठीक है। अब आपके पास 2 स्ट्रैंड्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब हमने इसकी कॉपीज़ कैसे बनानी है, हमने अनीलिंग करनी है। अनीलिंग मीन्स के हमने प्राइमर ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है। प्राइमर बेसिकली क्या करेगा, हम प्राइमर ऐड करेंगे और यहाँ से एक्सटेंशन करवाएंगे, और एक्सटेंशन करवाने के बाद मतलब लाइक ये आपका एक DNA स्ट्रैंड बन जाएगा जैसे कि एक्चुअल स्ट्रैंड था। ठीक है। इस स्टेप में क्या करते हैं कि 45 सेकेंड्स तक 54 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं। और प्राइमर बेसिकली देयर आर 2 प्राइमर्स, जैसे कि आपकी ये 2 स्ट्रैंड्स हैं तो यहाँ पर 2 प्राइमर्स यूज़ होंगे, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक रिवर्स डायरेक्शन में। यहाँ पे इस स्ट्रैंड के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज़ हो रहा है और इस डायरेक्शन में, इस स्ट्रैंड के लिए रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है। और आपका जो प्राइमर एक्सटेंड करेगा वो 5 से 3 प्राइम एंड की तरफ, 5 से 3 एंड की तरफ एक्सटेंड करेगा। इसी तरह से अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में भी देखें तो 5 से 3 एंड की तरफ ये मूव करेगा। ठीक है। प्राइमर आपका ऐड हो गया। अब आती है बारी एक्सटेंशन की। 2 मिनट्स तक अगेन जो है हमने यहाँ पर टेम्परेचर राइज़ किया था, कूल डाउन किया, 54 तक लाए, एंड देन अगेन हम 72 तक उसको दोबारा से हमने राइज़ किया 2 मिनट्स तक। और अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है ये DNTPs है। DNTPs मीन्स कि ये जो आपको 4 कलर्स नज़र आएंगे, जो हमने ATGCs की बात कर रहे थे जीनोम में, वो हम यूज़ करेंगे। आप इनको समझे कि ये दीज आर जस्ट लाइक ब्रिक्स। ठीक है। इन ब्रिक्स को हम ज्वाइन करेंगे इन स्ट्रैंड्स के साथ। ठीक है। जब प्राइमर ऐड हो चुका होगा, प्राइमर बेसिकली बाइंड करेगा जहाँ से हमने
कॉपी बनानी है, जहाँ जिस रीजन को टारगेट रीजन को हमने एम्पलीफाई करना है वहाँ पर वो एग्जैक्ट जगह पे बाइंड करेगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की तरह, ठीक है। ये बाइंड करेगा इन द सेम वे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सेम वे इन द रिवर्स डायरेक्शन। जहाँ पर उसकी बाइंडिंग कंडीशन है वहाँ जाकर वो अटैच करेगा, बाइंड करेगा। और जब एक्सटेंशन होगी तो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ से जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा उसको उठाएगा और वहाँ पर बाइंड करता जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन का स्टेप है। तो पीसीआर में हमारे पास 3 स्टेप्स है। अगेन यू कैन सी डीनेचुरेशन, एक्चुअल कंडीशन से हमने उसको डीनेचर किया, सेपरेट किया 2 स्ट्रैंड्स को। उसके बाद हमने प्राइमर ऐड किया, प्राइमर ऐड हो जाने के बाद हमने टैग पॉलीमरेज और इन DNTPs का काम है। टैग पॉलीमरेज यहाँ पर क्या करेगा, स्टिच करेगा एज इन DNTPs को एज अ ब्रिक जो है वो स्टिच करेगा, बाइंड करेगा और यहाँ पर पूरा एक स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें एक स्ट्रैंड से हमने क्या किया कि 2 स्ट्रैंड्स बन गए। इसी तरह से जब ये मल्टीपल साइकिल जो है वो रन होंगे तो हर दफ़ा 1 से 2 स्ट्रैंड बने, नेक्स्ट टाइम 2 से 4, नेक्स्ट टाइम 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो एक्सपोनेंशियल रेट पर ये क्या होगा, जो साइकिल है रिपीट होगा और आपके पास एक मॉलिक्यूल स्ट्रैंड की मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी, एक लाइब्रेरी बन जाएगी, ठीक है, एट एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक है। दीज आर पीसीआर मशीन, जिसको हम थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं। ये छोटे छोटे वेल्व्स हैं जिसमें हम जो है टेस्ट ट्यूब्स को इंसर्ट करते हैं फॉर द पीसीआर, ठीक है। अब आप ग्राफ में भी देख लें कि ये आपके पास जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर टाइम गिवन है और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है, ठीक है। अब आपके पास डबल डीएनए स्ट्रैंड था, इसको आपने क्या किया, डीनेचर करना है। 1 मिनट तक आप इसको डीनेचर करेंगे वाइल गिविंग टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड। डीनेचर हो गया, डबल से ये डीनेचर हो गया। उसके बाद अनीलिंग, मतलब ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है ये 2 प्राइमर्स हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा और ये रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा। तो आपके पास एक डबल डीएनए स्ट्रैंड से 2 डीएनए कॉपीज़ बन जाएंगी, ठीक है। अगेन यू कैन सी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें है आपके पास डबल डीएनए स्ट्रैंडेड से आपने इसको डीनेचर कर दिया। इट डिपेंड 94-95 डिग्री देते हैं टेम्परेचर फॉर डीनेचुरेशन, ओके। डबल से ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। सिंगल स्ट्रैंडेड के बाद आपने अनीलिंग, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्राइमर ऐड हो रहा है और यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में, बट 5 to 3 एंड्स, 5 to 3 एंड्स, और ये 5 to 3 एंड की तरफ एक्सटेंड होगा। और ये जो प्राइमर है वो वहाँ जाके बाइंड होता है जहाँ से हमने इसको एम्पलीफाई करना है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा जो है सीक्वेंस था डीएनए स्ट्रैंड का, लेकिन हमने उससे अगर फॉर एग्जांपल ये आपका डबल डीएनए स्ट्रैंड है और आपने इसका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रीजन एम्पलीफाई करना है, तो प्राइमर वहीं जाकर बाइंड करेगा जहाँ से आपने इसकी कॉपी स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद एक्सटेंशन पर ये पूरा एक्सटेंड हो जाएगा और पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज जो है वो एक्सटेंड करेगा और आपके पास एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड्स बन गए। इसी तरह से ये साइकिल में एक्सपोनेंशियल रेट पर, यानी कि एक्स स्क्वायर के रेट जो होता है उसमें ये मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, ठीक है। सी कंडीशन अगेन यू कैन सी डीनेचुरेशन होती है और डबल डीएनए स्ट्रैंड जो टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं टारगेट डीएनए स्ट्रैंड को वो डीनेचर कर लेगा। इनीलिंग ऑफ प्राइमर ऐड होगा, एक्सटेंशन ऑफ डीएनए ऑफ डबल डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो डीनेचुरेशन में जो 2 सेपरेटेड आरएनए थे उस पर जो है वो एक्सटेंशन हो गई और 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए 1 साइकिल में। अगेन यू कैन सी डीनेचुरेशन में आपके पास ये डबल डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें डीनेचुरेशन हो गई है और यहाँ पे प्राइमर ऐड हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में। अनीलिंग हो रही है, ये आपके पास DNTPs जो ATGCs की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये वो हैं। और टैग पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, जो भी पॉसिबल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में जो भी ब्रिक यहाँ पर ऐड करेगा ATGCs बिल्डिंग ब्लॉक्स को,
टैग पॉलीमरेज उसको स्टिच करेगा, बाइंड करेगा। दिस इज़ द साइकिल, टेम्परेचर, टाइम। अच्छा, प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सटेंशन, प्रोडक्ट जो है वो एक्सटेंड कर देगी थर्ड स्टेप में, और एक डीएनए से आपके पास 2 स्ट्रैंड्स बन गए। फिर एक कॉपी से आपने क्या किया, पीसीआर की एक लाइब्रेरी सेट कर ली। पीसीआर की पीसीआर में आपने एक कॉपी से डीएनए के जो फ्रेगमेंट को जो आपने कॉपी किया, एम्पलीफाई, एम्पलीकॉन्स, उनको कॉपी, उनकी एम्पलीफिकेशन कर ली, और नाउ इट्स रेडी टू स्टडी फॉर द फर्दर स्टेप्स। अच्छा, इसमें केमिकल प्रोडक्ट्स जो कंपोनेंट्स है वो क्या यूज़ हो रहे थे, मैग्नीशियम क्लोराइड, बफर, उनकी ये रेंजेस हैं, DNTPs 20 से 200 मिलीमीटर्स। प्राइमर्स ऐड जो हमने किए थे फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज, उसकी इतने यूनिट्स, इतनी क्वांटिटी है। टारगेट डीएनए जो है वो आप बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए। अच्छा, सोयाबीन, अच्छा ये सारे 6 कंपोनेंट्स हैं। इस तरह की एक टेस्ट ट्यूब होती है जो हम पीसीआर मशीन में इंसर्ट करते हैं। सोयाबीन डीएनए, मतलब ये डीएनए जो है सोयाबीन के जो भी प्लांट है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, जो हमने कॉपी जिसकी बनानी, एम्पलीफाई करना, ये वो वाला डीएनए है, टारगेटेड डीएनए है। टैग पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, AGCTs जो हमारे DNTPs है। प्राइमर्स हमने ऐड कर लिए, रिएक्शन बफर है कुछ मिनट, इन 6 के 6 को हमने इसमें जो है बैच प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसको इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें से अगर एक भी चीज़ कम होती है तो ऑब्वियसली वो पीसीआर के स्टेप्स को जो है उस पर उसका लाइक वेरिएशन होगी, रिज़ल्ट सही नहीं आएंगे। तो इनकी क्वांटिटी, इनकी डीएनए और प्राइमर्स की लेंथ और मेल्टिंग टेम्परेचर, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, फिर है पीसीआर कंपोनेंट्स रिएक्शन मिक्स। उसमें अगेन आप देख सकते हैं टारगेट डीएनए है, उसमें कंटेन सीक्वेंस टू बी एम्पलीफाइड, जो हमने एम्पलीफाई करना है उस डीएनए वो चाहिए हमें। 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड इसके स्मॉलेस्ट जो सीक्वेंस होता है उसको हम प्राइमर्स, उसको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बाइंड टू द 3 हाइड्रोक्सिल एंड्स ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स। DNTPs, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। जो DNTPs होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स यूनिट्स होते हैं जो ATGCs होते हैं, ठीक है। दे आर 4 काइंड, ATGCs, डीऑक्सीराइबोज, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, थायमिन ट्राइफॉस्फेट, गवानीन एंड साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि 90 डिग्री पे आप क्या है, डिनेचर कर रहे हैं, तो पॉलीमरेज को इतना स्टेबल होना चाहिए कि इतनी जो है हीट में वो स्टेबल कर सके। तो देयर आर डिफरेंट पॉलीमरेजेस आर यूजेस फॉर पीसीआर, लेकिन जो सबसे फेमस है जनरली जो यूज़ किया जाता है वो है टैग पॉलीमरेज, यानी कि थर्मस एक्वाटिकस।